ये जीवन था मरुथल बंजर, वो सावन का मौसम बन गए। ज़ख्मों को जब दवा मिली ना, शब्द ही मेरे मरहम बन गए। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आप देख रहे हैं साहित्य की शब्दों की दुनिया। और शब्द ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल जिसने चाहा अपनी ज़रूरत के हिसाब से किया। अगर फूल बन जाए तो किसी के भी हृदय में गहरे उतर जाए, और अगर हथियार या तलवार बन जाए तो गहरी चोट कर दें। लेकिन शब्द अगर मरहम बन सकते हैं, औषध बन सकते हैं, प्रार्थना बन सकते हैं, गीत और कविता बन सकते हैं, तो उन्हें हथियार क्यों बनाया जाए। शब्दों के सेतु का काम तो मन से मन को जोड़ने का होना चाहिए, मानवता के फूल खिलाने का होना चाहिए, और यही फूल खिलते हैं साहित्यिकी में। तो देख लेते हैं आज क्या कुछ विशेष है साहित्यिकी में आपके लिए। जीवन यात्रा में आज मिलेंगे वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति साधक डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी से। पुस्तक चर्चा में आप तक पहुंचेगी पुस्तक गांधी जी एक महात्मा की संक्षिप्त जीवनी, और किताबों की दुनिया में आपको लिए चलेंगे गांधी स्मृति और दर्शन समिति के पुस्तकालय। जीवन जियो तो ऐसा जियो जिसमें जीने की आस तो हो, कृष्ण की लीला अगर हो, राम का वनवास तो हो। हमारे आसपास कई शब्द शिल्पी ऐसे हैं जो न केवल शब्द साहित्य से अनमोल मोती निकालकर हमें दे रहे हैं, बल्कि संस्कृति की सेवा भी कर रहे हैं। और आज जीवन यात्रा में एक ऐसे ही संस्कृति साधक, साहित्यकार, एक संपन्न कहानीकार और रंगकर्मी से आपको मिलवाने जा रहे हैं। जीवन यात्रा में आप तक पहुंच रहे हैं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी। लय प्रलय के घोर प्रलय में कठिन थामना जीवन डोर, अस्ताचल में और उदय में कठिन साधना जीवन भोर। हर क्षण को थाम अमृत बनाए, आओ हम सब शिव बन जाएं। शिव जिस संस्कृति के आराध्य हैं, नायक हैं, उस भारतीय संस्कृति का वितान अनंत है। उसे काल, भौगोलिक सीमा, आलोचना या लोकप्रियता के दायरे में बांधना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बहती नदी को खूंटी से बांधने की चेष्टा की जाए। तो फिर उस नदी से अमृत कैसे निकाला जाए, उसमें गोते कैसे लगाए जाए, उसे टटोला कैसे जाए। सौभाग्य से आज एक ऐसे साहित्यकार, एक ऐसे सांस्कृतिक विचारक, ऐसे संस्कृति साधक हमारे साथ मौजूद हैं जो इस नदी में गहरे उतरे हैं। उन्होंने इस नदी के सौंदर्य को हमारे साथ साझा किया है और इस नदी से अनमोल रत्न निकालकर हमें दिए हैं। आज जीवन यात्रा में हमारे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार, रंगकर्मी, अभिनेता और भारतीय संस्कृति के साधक, विचारक डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका साहित्यिकी में जीवन यात्रा में। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी, और आपने बहुत सुंदर परिचय दिया। पता नहीं इसके योग्य मैं हूँ कि नहीं, पर आपको मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। आपकी योग्यता आपके साहित्य और आपके काम से हम तक पहुंचती रही है, लेकिन इस साक्षात्कार की शुरुआत एक छोटी सी शिकायत के साथ कर रही हूँ। आप एक सांस्कृतिक विचारक, एक संस्कृति साधक हैं, लेकिन आपके कंधों पर जो ये दायित्व है, क्या उसने कहीं आपकी कलम को बांधा? और हम जैसे पाठकों के लिए जितना आपके साहित्य से निकल कर आना चाहिए था, क्या उसमें कोई कमी है? क्या आप बंधा हुआ कभी महसूस करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम सब अपनी तरह से अपने जीवन को ढालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें सबको मालूम होना चाहिए कि हम सबके ऊपर कोई है जो हम सबके जीवन को अपने ढंग से चलाता है, संचालित करता है। तो जैसा जैसा उस नियंता ने हमारे लिए सोच के रखा है, वैसा वैसा हम अपना जीवन जीते हैं। इसलिए मुझे कभी कोई शिकायत नहीं होती, और मुझे रचना कर्म के लिए जितना समय मिलता है, जैसा समय मिलता है, मैं वैसे रचना कर्म करता हूँ। और इसलिए बहुत मज़ेदार बात यह है कि उस ढंग से मैंने अपनी रचनाओं का परिवेश, रचनाओं की शैली, सब कुछ बदल दिया। सब कुछ बदलने के लिए मैं आतुर भी हो जाता हूँ। तो ये सबसे बड़ी खूबी है कि अगर उसने मुझे कोई काम दिया है और उस काम को करने के लिए मुझे प्रेरित किया है, तो उसके साथ वो नियंता मुझे ये अवसर भी देता है कि कैसे मैं उसके बावजूद अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति को साक्षात कर सकूं। जी, और कहीं ना कहीं आपको विरासत में मिला। कलम बचपन से आपकी साथ ही रही, और आपकी जो माता जी थी पद्मश्री मालती जोशी जी, अपने आप में साहित्य की दुनिया का एक जाना माना नाम। सच सच बताइए कि क्या ये कभी कोई दबाव था या एक सहजता से साहित्य आपके व्यक्तित्व में प्रवेश करता गया?
देखिए ऐसा हुआ कि माँ हमारे लिए तो माँ थी और हमारी माँ की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि उन्होंने कभी भी अपने साहित्यिक होने का बोझ हम बच्चों पर कभी नहीं लादा। इतना कि उन्होंने हमेशा अपने माँ के कर्तव्य से कभी अपने आप को दूर नहीं रखा। पहली प्राथमिकता में उनका अपना घर, अपने बच्चे, अपने पति, अपने रिश्तेदार, अपना सामाजिक परिवेश, उन सब के बाद जो समय मिलता था उसमें वो लेखन करती थी। कई बार लोगों को आश्चर्य होता था कि इतनी सहज, इतनी सरल गृहिणी ये देश की इतनी शीर्षस्थ लेखिका भी है। तो ये कोई दबाव नहीं था हमारे ऊपर। न कभी हमारी माँ ने कहा कि तुम लोग अब जाओ, शोर मत करो, बाहर खेलो, मुझे लिखना है, या अब मैं लिखूंगी इसलिए घर में 3-4 दिन तक कोई खाना नहीं बनेगा। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए वो दबाव नहीं था। हाँ, जब लिखना शुरू किया तब ये ज़रूर था कि सोचते थे कि कैसा लिखें, कल को कोई कहेगा कि तुम मालती जी के बेटे हो और तुम ऐसा लिख रहे हो। मेरे पिताजी बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनका भी समाज में बड़ा नाम था। तो जो भाषा के संस्कार हैं, जो आपके आचरण के संस्कार हैं, जो लिखने के संस्कार हैं, जो विचारों के संस्कार हैं, तो हमेशा ये जरूर बात मन में रहती थी, दबाव नहीं, लेकिन आपके अवचेतन में कहीं ये बात रहती थी कि आपको लोग उस नज़र से भी देख रहे हैं, तो आपका आकलन उस दृष्टि से भी होगा जी। तो वो बात तो अच्छी ही हुई हमारे जीवन में जी। मध्य प्रदेश से हैं आप जी। आपका बचपन कहाँ बीता और उस बचपन की कैसी स्मृतियाँ आपके मन में हैं? मेरे पिताजी चूंकि शासकीय सेवा में थे, इंजीनियर थे, तो जब मेरा जन्म हुआ तो उनकी पोस्टिंग जौरा में थी। बहुत कम लोगों को शायद ये मालूम होगा कि जौरा वो जगह है जहाँ पर 1960 के दशक में चंबल के डाकुओं का आतंक हुआ करता था। शहर यानी गांव के बाहर हमारी कॉलोनी थी जहाँ पर पहले 4 साल तो बिजली भी नहीं थी, और रात को जो लैंप होता था, लैंप और लालटेन की रोशनी हमारे घर में हुआ करती थी। हमारे घर के पीछे एक काफ़ी बड़ा सा बागीचा था और उसके पीछे जो नहर बहती थी, वहाँ पर अक्सर हम लोग पुलिस और डाकुओं के बीच फायरिंग की आवाज़ सुना करते थे। और उन सब के बीच में हमारी माँ, जो कि 4 फुट 11 इंच की छोटी सी महिला, हम दोनों भाइयों को लेकर एक बूढ़े चौकीदार के सहारे हम दोनों के अंदर साहस भरती थी। आप परिकल्पना कर सकते हैं कि कैसे वो दृश्य रहा होगा। घर में बिजली नहीं है, एक छोटी सी महिला जो अपने आप में ही खुद बहुत बच्ची सी दिखती थी, लेकिन कितने साहस से उन्होंने हम दोनों भाइयों को वहाँ पर पाला पोसा, और बहुत हमारा बचपन बहुत अच्छे से बीता। मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि हम गांव के परिवेश में हैं, कभी ऐसा नहीं लगा कि हम किसी चीज़ से वंचित हो रहे हैं, क्योंकि उन सब में मेरे माता पिता ने वो सारी चीज़ें हमको देने की कोशिश की जो हमें किसी और दूसरी जगह पे मिलती। तो वहाँ से हमारा बचपन बीता है। फिर भोपाल में आ गए तो भोपाल प्रदेश की राजधानी थी, तुलनात्मक रूप से बड़ा शहर था, लेकिन वहाँ भी अपने आप को ढाल लिया, धीरे धीरे ढालते चले गए। अब भोपाल के ही होके रहेंगे। आपके रचना संसार की बात करें, आपके द्वारा रचे गए साहित्य की बात करें, बड़ा विविध और बृहद है, लेकिन उसमें एक कथा संग्रह पुत्रिका मेष्टि की हम बात ज़रूर यहाँ पर करना चाहेंगे। वैसे विषय जो समाज में जिन पर बातचीत भी वर्जित है, आपने उनको कहानियों का विषय बनाया। कैसे आपके मन में इस कथा संग्रह का बीज पड़ा? देखिए, क्या होता है कि लेखक जो है अपने कथा बीज आसपास से, अपने परिवेश से, आपस की बातचीत से चुनता है, पर कोई कोई बात आपके अवचेतन में रह जाती है और उसको लगता है कि ये विषय कैसे हम समाज के सामने ला सकते हैं। जैसे पुत्रिका मेष्टि में आपने चर्चा की, तो ये एक जो उसकी शीर्षक कथा है वो ही एक तरह से लिंग परिवर्तन की कथा है। अब लिंग परिवर्तन को लेकर हमारे समाज में बहुत अलग अलग तरह की बातें कही गई हैं। पहले तो एक जो ट्रांसजेंडर या तीसरे लिंग की बात करना, और उसको आजकल LGBTQ और आगे कुछ भी वो सब चीज़ें हैं, लेकिन सामान्य परिवारों में इस पर चर्चा बहुत खुले से नहीं होती या बहुत सम्मानजनक तरीके से नहीं होती। तो मुझे लगा कि इसका एक उजला पक्ष है, एक सकारात्मक पक्ष है कि लिंग परिवर्तन की घटना को न सिर्फ परिवार बल्कि परिवार के आसपास के लोग कैसे सकारात्मक ढंग से ले सकते हैं, इसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई जब आदरणीय चित्रा मुदगल जी ने उस कहानी की तारीफ़ की और कहा कि उनका जो उपन्यास है नाला सुपारा, उस पर चर्चा थी और उन्होंने कहा कि अरे इसकी कहानी पढ़ो, वो बहुत गजब की कहानी है। तो मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा प्रमाण पत्र है। या उसमें एक और कहानी है जो एक ऐसे नाजायज़ पुत्र की कहानी है जो निर्माल्य। तो उस कहानी के शीर्षक से लेकर तो चर्चा का विषय रहा।
अद्भुत कहानी। और मुझे कई लोगों ने जो प्रतिक्रियाएं दी वो ऐसी थी कि उन्होंने कहा कि ये कहानी तो वैसे शास्त्रीय संगीत और इस परिवेश में है, लेकिन लगता है जैसे हम कोई थ्रिलर पढ़ रहे हैं कि क्या होगा अंत में, कैसे होगा। और वो भी कहीं कहीं मेरे जीवन के किसी कोने में वो घटना हुई थी मेरे किसी परिचित के साथ, तो वो मेरे अवचेतन में थी। बाकी ताना बाना फिर बुन के वो कहानी लिखी जी, वो भी बिल्कुल अलग विषय था। और उस कहानी से हमें पता चलता है कि कला वीथिकाओं में जो आपने समय व्यतीत किया है और वहाँ से जो बारीकियाँ पकड़ी हैं वो उसमें निकल कर सामने आ रहा था। आपका संगीत प्रेम उसमें निकल कर आ रहा था। एक और आपका प्रेम है नाटकों से, रंगमंच से। और आप तो ये भी कहते हैं कि इसे अध्ययन का विषय होना चाहिए, पाठ्यक्रम का विषय होना चाहिए। क्या नाटक उसी शिद्दत से लिखे जा रहे हैं? नहीं, इस पे तो मैं मतलब कुछ कमेंट करने से, कोई अपना वक्तव्य देने से बचना चाहूँगा कि उसी शिद्दत से लिखे जा रहे हैं। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा जो आपने कही कि नाटक निश्चित तौर पर हमारे अध्ययन का, हमारे प्रशिक्षण का हिस्सा होना चाहिए। अपने लिए मैं हर बार ये बात कहता हूँ कि मैं मूलतः और अंततः रंगकर्मी हूँ। यानी मैं नाटक करते हुए अपने जीवन की शुरुआत देखता था और सोचता हूँ कि मेरा अंत भी नाटक करते हुए हो, क्योंकि नाटक आपको इतना सब कुछ देता है जो आपको शायद कोई और विधा नहीं देती। और इस पर आप कहेंगी तो मैं घंटों बोल सकता हूँ। दुर्भाग्य किसी भी विषय पर बहुत सार्थक और घंटों बोल सकते हैं। और आपको सुनना भी ऐसा है कि आप जैसे किसी उपन्यास या किसी कविता को पढ़ रहे हैं तो क्यों ना कविता सुन ली जाए आपसे। जी, एक कविता है जिस पे बड़ी चर्चा हुई, आपने भी थोड़ी देर पहले उसका जिक्र किया था, क्लाउड और बादल। जी। दुर्भाग्य बस ये है कि मेरे हाथ में मोबाइल है तो मैं मोबाइल से ही पढ़ रहा हूँ और कविता मोबाइल पर ही है। जी। उस दिन मेरा मोबाइल गुम होने पर किसी ने सलाह दी, अपनी पूरी जानकारी क्लाउड पर रखा करो, सहेज कर रखो उसमें फ़ोन नंबर, पते और फोटो और सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज, ताकि गुम हो जाने पर तुम्हारा मोबाइल ये सब न हो जाए गुम और तुम उसे वापस पा सको। हैरत में था मैं, कितना बढ़िया तरीका है अपनी खोई जानकारी पाने का। लेकिन दूसरे ही क्षण सोच में पड़ गया मैं। याद आ गया मुझे मेरा बचपन, जब दादी की मृत्यु हुई थी और 4 साल का मैं पूछता था अपने पापा से, कहाँ चली गई दादी मेरी? और पापा मुझे बहला कर कह देते, दादी तुम्हारी दूर उधर बादलों में चली गई है, वो देखती है मुझे वहाँ से। कुछ दिन बाद नाना जी के जाने पर भी यही बात कही थी माँ ने। और माँ पापा ही क्यों, मैंने भी तो यही कहा था अपने नन्हे अन्नू से जब पापा गुजर गए थे कि वो देखते हैं तुम्हें दूर बादलों से। और तब नन्हा अन्नू अपनी हर खुशी साझा करते ऊपर बादलों में हाथ उठाकर कहता था, बाबा। सब कुछ कितना सरल, कितना सहज था। बुजुर्गों का बादलों में चले जाना और हमारा ये मान लेना कि वो देखते हैं हमें। तकनीक ने आज अपना क्लाउड बनाया है, ज़रूरत पड़ने पर ले आते हैं हम वहाँ से अपनी खोई हुई बातें। कोई ऐसा क्लाउड कब बनाएगा जिसमें से वापस आ पाएंगे मेरे पापा, नाना, दादी? पता नहीं, शायद कभी नहीं, क्योंकि क्लाउड तो क्लाउड है, बादल थोड़ी है। भारत साधकों की भूमि है। कोई शब्द साधना करता है तो कोई मानवता की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है। भारत की इसी भूमि पर महात्मा गांधी ने जन्म लिया, जिनका दिखाया रास्ता आज भी प्रासंगिक है। लेकिन अगर हमें महात्मा के व्यक्तित्व में, उनके कृतित्व में और गहरे उतरना है तो हमें उन पर लिखी किताबों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। आज पुस्तक चर्चा में एक ऐसी ही किताब आप तक आ रही है जिसे लिखा है विंसेंट शीन ने और इसका अनुवाद किया है हेमेंद्र ने। किताब का नाम है गांधी जी, एक महात्मा की संक्षिप्त जीवनी। क्या आकर्षण है इस किताब में, बता रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार महेश दर्पण जी। गांधी जी, एक महात्मा की संक्षिप्त जीवनी। यह पुस्तक लिखी है अमेरिकी पत्रकार, उपन्यासकार और यात्रा वृत्तांतकार विंसेंट शीन ने। विंसेंट शीन का पूरा नाम जेम्स विंसेंट शीन है। वह लंबे समय महात्मा गांधी के संपर्क में रहे। उनके इन अनुभवों को प्रकाशित किया है प्रकाशन विभाग ने। यह पुस्तक एक तरह से महात्मा गांधी के मोहनदास से
और एक संत बनने तक की महायात्रा की गाथा है। हम पाते हैं कि विंसेंट सीन ने न सिर्फ एक पत्रकार की हैसियत से बल्कि एक ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति की हैसियत से यह पुस्तक लिखी है जिसमें महात्मा गांधी को एक तटस्थ दृष्टि से देखने के साथ साथ उन्होंने ये प्रयास किया है कि उनकी जीवन यात्रा भी इसमें समाहित हो जाए। किन लोगों से गांधी जी का मिलना हुआ, कौन कौन लोगों ने गांधी जी पर प्रभाव छोड़ा और कैसे फिर गांधी जी ने पूरी दुनिया पर अपना एक ऐसा प्रभाव छोड़ा जिसे आज भी भुला पाना संभव नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि संत होते हुए भी महात्मा गांधी जिस तरह से कभी कभी अपनी विवशताओं को एक वाक्य में जाहिर करते थे, वो विंसेंट सीन ने पकड़े हैं। शीन का कहना है कि गांधी जी कहते थे कि संतन की गति संत ही जाने। ये जो संत बनना है ये कितनी बड़ी प्रक्रिया के बाद होता है और प्रायः संत जीते जी कोई नहीं बनता। महात्मा गांधी एकमात्र ऐसे अपवाद हैं पूरी दुनिया में जो जीते जी संत कहलाए। महात्मा गांधी को मोहनदास से, करमचंद के सबसे छोटे पुत्र के रूप से उठाते हुए विंसेंट सीन ने ये बताया है कि कैसे वो दक्षिण अफ्रीका न जाते तो क्या वो एक महानायक बन पाते। एक मुकदमे की पैरवी के लिए उनको दक्षिण अफ्रीका जाना हुआ और अब्दुल्ला एंड कंपनी के कहने पर वो दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ जाकर उन्होंने मुकदमे को जीतने के साथ साथ जो सबसे बड़ा काम किया वो मानवता की सेवा का किया। महात्मा गांधी के बारे में ये बताया गया है बड़े रोचक तरीके से कि मुंबई में जब उन्होंने पहला मुकदमा लड़ा तो वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए थे, बल्कि अपने मुवक्किल से उन्होंने कहा कि अब ये मुझसे न हो सकेगा, तुम इस मुकदमे के लिए किसी और को रख लो। जो महात्मा गांधी तब एक भी शब्द न बोल पाए थे, उन्होंने बाद में अपने भाषणों, व्याख्यानों, पुस्तकों और विचारों से पूरी दुनिया में गांधीवाद का एक दर्शन दिया जिसे आज भी हम गर्व के साथ याद करते हैं और मानवता की सेवा में लगने वाला हर बड़ा आदमी आज भी गांधीवादी कहलाता है। विंसेंट सीन की इस पुस्तक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वह न सिर्फ महात्मा गांधी के निकट संपर्क में रहे बल्कि उन्होंने इस पुस्तक को लिखने से पहले महात्मा गांधी से संबद्ध विपुल साहित्य का अध्ययन किया। 26 ऐसी विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों का गहन अध्ययन करने के बाद विंसेंट सीन ने अपने अनुभवों को समाहित करते हुए यह पुस्तक लिखी और इसे पढ़ते हुए हम ये जानते हैं कि कैसे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत के लिए एक महानायक तो बने ही, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को हिला कर रख दिया। ये वही महात्मा गांधी हैं जो दक्षिण अफ्रीका में जाकर नए नए प्रयोग करते हैं। वो टॉल्स्टॉय को पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना करते हैं। उस फॉर्म में जो जीवन है वहाँ सब समान हैं, उनके लिए समान सुविधाएं हैं और समान अधिकारों के साथ साथ समान कर्तव्यों का प्रावधान भी। आप देखेंगे कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका जाकर के श्वेतों और अश्वेतों के बीच अपने लिए कितनी बड़ी जगह बनाई। 2 घंटे रोज़ अस्पताल में सेवा कार्य के लिए देना एक बैरिस्टर का कितनी बड़ी बात थी। उन्होंने दिखाया कि मनुष्य की सेवा करते हुए हम मनुष्य के प्रेमी बन सकते हैं। महात्मा गांधी सबसे बड़ा काम दक्षिण अफ्रीका में प्रयोगों के माध्यम से ये कर रहे थे कि वो भारतीयों के हकों के लिए एक भूमिका तैयार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि क्यों ज़रूरी है एक ऐसी संस्था का बनना जो भारतीयों के हकों को उन्हें दिलाएं। न तो उन्हें मताधिकार का हक था, न उन्हें भूमि रखने का हक था। वो ऐसी कॉलोनियों में रहते थे जहाँ जाने से पहले, प्रवेश से पहले उन्हें इजाज़त लेनी पड़ती थी। पूरे भारतीय जीवन को दक्षिण अफ्रीका में बदल देने वाले महानायक महात्मा गांधी ने ऐसी भूमिका करके दिखाई जिसे हम आज भी याद करते हैं। इस पुस्तक को
हेमेंद्र ने इतनी सुंदर हिंदी में प्रस्तुत किया है कि मैं समझता हूँ कि हर आयु और वर्ग का पाठक इसे रस लेकर पढ़ेगा और समझेगा कि आज भी 2024 में भी गांधी हमारे लिए एक ज़रूरी नायक क्यों बने हुए हैं। महात्मा गांधी जी काल के कपाल पर खींची गई एक ऐसी रेखा जो वक्त के साथ और मजबूत और गहरी होती जा रही है, जिसमें प्रेम है, करुणा है और मानवता के लिए विश्वास है। और इसीलिए आज के युग में जब मानव पर से ही विश्वास टूटता जा रहा है, तब तो महात्मा गांधी जी का दिखाया गया रास्ता और भी प्रासंगिक हो उठा है। गांधी जी के व्यक्तित्व, उनके दिखाए गए रास्ते, उनकी सीख को अगर हम और बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो हमें जाना चाहिए गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के पुस्तकालय में, जहां गांधी जी के व्यक्तित्व पर, उनकी सिखाई गई नीतियों पर, उनके संदेशों पर कई उत्कृष्ट पुस्तकें मौजूद हैं। हमने हाल ही में इस पुस्तकालय के निदेशक ज्वाला प्रसाद जी से बात की। गांधी स्मृति दर्शन समिति संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है। इसके अंतर्गत 2 परिसर हैं। एक गांधी स्मृति जो 30 जनवरी मार्ग पर उस समय का बिरला हाउस, जहां गांधी जी अपने अंतिम 144 दिन बिताए और अंतिम सांस भी उसी भवन में लिए, उसमें बाद में गांधी जी के ऊपर डिजिटल संग्रहालय बनाया गया। और दूसरा परिसर जहां हम सब बैठे हैं, ये गांधी दर्शन है, जिसकी स्थापना गांधी जी के जीवन के 100 वर्ष पूर्ण होने पे भारत सरकार द्वारा 1969 में की गई, जो राजघाट के समीप है। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा गांधी जी के ऊपर फोटोग्राफिक एग्जीबिशन प्रदर्शित करते हुए एक प्रदर्शनी है, जिसमें गांधी जी के जन्म स्थान पोरबंदर शहर से लेकर और उनके अंतिम दिन जो उनका अंतिम संस्कार किया जाता है समीप के राजघाट पे, इन सारे दृश्यों को एक फोटोग्राफिक प्रदर्शनी से दिखाया गया है। साथ ही इस परिसर में एक समृद्ध पुस्तकालय है, जिसमें गांधी जी की स्वयं रचित किताबों को संग्रहित किया गया है और ऐसे लगभग गांधी जी की खुद लिखी किताबें और साथ ही अनेक विषयों पे, चाहे समाजशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, राजनीतिक विषय हो या पत्र पत्रिकाएं या वर्तमान में जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए पत्रिकाएं हैं, वो सारे यहाँ पर हमारे इस पुस्तकालय में उपस्थित हैं। लगभग 18,000 पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का संग्रह हमारे पुस्तकालय में है। साथ ही इस पुस्तकालय के अतिरिक्त इसमें हमने एक स्वाध्याय केंद्र भी बनाया है। जो भी गांधी जी के ऊपर पढ़ना चाहते हैं, उनकी लेखनी को नज़दीक से देखना चाहते हैं, उनके ऊपर शोध करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो यहाँ आकर संदर्भ ग्रंथ के रूप में हमारे पुस्तकालय में बैठकर इन पुस्तकों को रेफरेंस के रूप में देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो स्वाध्याय कक्ष है संपूर्ण वातानुकूलित है। इसमें कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला विद्यार्थी या किसी भी तरह का पाठक है, उन सब का स्वागत है। आकर हमारे इस पुस्तकालय में आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास एक बुक स्टोर भी है, जिसमें लाखों किताबों का संग्रह है। इसमें भी गांधी जी के विचारों पे, उनके दर्शनों पे पुस्तकें उपलब्ध हैं। बहुत ही न्यूनतम शुल्क में यहाँ पे क्रय करने की भी सुविधा है। यहाँ प्रवेश हेतु कोई भी शुल्क नहीं है, निःशुल्क प्रवेश है। हमारा म्यूजियम 6:30 बजे तक प्रतिदिन सोमवार को छोड़कर खुलता है और पुस्तकालय भी प्रतिदिन खुलता है। तो कोई भी जो पुस्तकों के प्रति प्रेम रखता है, पुस्तक पढ़ने में, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग सोशल साइट्स पे बिजी हैं और पुस्तकों से दूर जा रहे हैं, लेकिन इस भागम दौड़ की ज़िंदगी में पुस्तक ही असली रेफरेंस का ग्रंथ है। अगर हम कहीं रिसर्च कर रहे हैं, चाहे साइंस के क्षेत्र में या आर्ट्स में या कॉमर्स में, तो हमें रेफरेंस देने की आवश्यकता है और रेफरेंस ओरिजिनल टेक्स्ट बुक से ही दी जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ओरिजिनल ग्रंथ भी उपलब्ध है। ऐसे हम सब जानते हैं, साहित्य जो होता है वो समाज का पथ प्रदर्शक भी होता है और गांधी जी की
जीवन में 3 चीज़ें बहुत उनके लिए महत्व रखती थी। एक खादी, जो खुद वो पहनकर दूसरों को संदेश देते थे कि हम अपने खादी को प्रयोग करें। दूसरा चरखा, जिसके माध्यम से वो आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देते थे। और तीसरा, वो चाहे जहाँ भी रहते थे, चलते हुए या जेल में भी जब गए तो एक पुस्तक अपने साथ रखते थे। बहुत स्वाध्यायी थे, वो पुस्तक पढ़ते थे। तो पुस्तक, चरखा और खादी गांधी जी के 3 बहुत ही प्रिय अंग थे। तो पुस्तक का संग्रह हमारे पुस्तकालय में है। मैं आप सभी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से आप सभी को आमंत्रित करना चाहता हूं। जो भी यहाँ पे आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप आएँ और हमारे इस पुस्तकालय का लाभ उठाएं, यहाँ पर पढ़ें। यहाँ बहुत ही शांत वातावरण है, किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं है। ऑफिस आवर के बाद भी यदि कोई पढ़ना चाहता है तो हम लेट तक, विलम्ब तक भी अपने पुस्तकालय को खोलते हैं। आप सभी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, आप आएँ और यह गांधी जी के विचार को, दर्शन को नज़दीक से पढ़ें, देखें, समझें और महसूस करें। साहित्यिकी में फैल रहा है शब्दों का उजाला। किसी ने कहा भी है कि ज्यों काली रात के बाद सूरज का आना निश्चित है, अज्ञान की कालिक को पोछ शब्दों का गाना निश्चित है। तो शब्दों के ये गीत यूं ही गूंजते रहेंगे साहित्यिकी में, और साहित्यकारों के व्यक्तित्व, उनके कृतित्व और बेहतरीन किताबें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे साहित्यिकी के माध्यम से। आप भी साहित्य की दुनिया से जुड़े रहिए, अच्छी किताबें पढ़िए और अपने व्यक्तित्व में 4 चांद लगाइए। फिलहाल आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।